So very good afternoon to one and all. Welcome you all in the lecture 12 of Specific Relief Act 1963. So yesterday we have covered section 17, 18, 19 हमने डिस्कस किया था. तो सेक्शन 17 क्या कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय that will not be specifically enforceable. Is it clear? Then we have discussed section 18. Section 18 में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आ गए हैं, वेरिएशंस हैं, तो वो इन्फोर्स करवा सकते हो या नहीं करवा सकते हो. तो वहां पे आप वेरिएशंस के साथ ही इन्फोर्स करवा सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट इट इन्फोर्स. नेक्स्ट सेक्शन 19 में हमने क्या किया था कि किसके अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ले सकते हो, किसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स हो सकता है. इज इट क्लियर? तो वो हमने डिस्कस किया था. नाउ कम टू सेक्शन 20. नाउ सेक्शन 20 पहले भी हमने इसे डिस्कस किया है व्हाइल स्टडीइंग सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16. तो अब इसमें क्या है आपका, देखो जो सेक्शन 20 है, अर्लियर इट वाज डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. अब ये भी है, ये पूरा का पूरा सेक्शन चेंज हो गया है. दिस हैज बीन अमेंडेड बाय 2018 अमेंडमेंट एक्ट. इज इट क्लियर? तो वो अमेंडमेंट क्या है, वो अमेंडमेंट स्टडी करेंगे. देखो इसके यहाँ पे 4 क्लॉजेज हैं. जो पुराना एक्ट 1963 का, उसमें वी हैव 4 क्लॉजेज रिगार्डिंग दी सेक्शन 20. यहाँ तक है आपका, ठीक है. लेकिन अब हमारा जो नया एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट है 2018, यहाँ पे सेक्शन 20 में चेंजेस आए हैं, तो हम वही सेक्शन रीड करेंगे. क्या है, सी. अब सेक्शन 20 आपको क्या कह रहा है, सेक्शन 20 का जो क्लॉज 1 है, वो क्या कह रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो प्रोविजंस है, ठीक है. एक तो इसमें 2 चीजें बताई हैं आपको कि एक तो जो प्रोविजंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि जैसे पार्टीज ने अग्री किया है, ठीक है, इनको टच किए बिना, without touching the provisions of Indian Contract Act 1872 and also the conditions which are agreed by the parties, इनको टच किए बिना अगर वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है और किस वजह से कि पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था वो परफॉर्म नहीं किया है, और जो परफॉर्म नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो पार्टी जो उससे सफर कर रही है, उस ब्रीच से सफर कर रही है, उसके पास एक ऑप्शन है. और वो ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की ऑप्शन है कि वो थर्ड पार्टी से या खुद की एजेंसी से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकती है. और दूसरी बात है, परफॉर्म करवा सकते हैं एंड जो भी एक्सपेंसेस उनके हुए हैं वो एक्सपेंसेस भी रिकवर कर सकते हैं. जिस पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है, कोई भी कॉस्ट उनके एक्चुअली इनकर हुए हैं, इसलिए जो उन्होंने स्पेंड किए हैं या सफर किए हैं उन्होंने, वो कोई भी एक्सपेंसेस है, कॉस्ट है ड्यू टू ब्रीच, तो किससे वो वापस ले सकते हैं, जिस पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है. इसके रिलेटेड हमने एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको. Suppose for example there is a contract between A and B. There is a contract between A and B. अब A और B के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कंस्ट्रक्शन करनी है, एक घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है. ए ने अपना घर, नया घर बनवाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो उसने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, बी जो कि कॉन्ट्रैक्टर है. नाउ बी है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाया है, ठीक है, बी ने वो घर कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन परफॉर्मेंस हो गया, एंड देन परफॉर्म नहीं किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब उसकी वजह से कौन सफर कर रहा है, ए सफर कर रहा है. तो नाउ ए के पास क्या ऑप्शन है, ए के पास सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की ऑप्शन है. यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की ऑप्शन है ए के पास. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि वो या तो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो अपना घर उसने कंस्ट्रक्ट करवाना था, या तो वो थर्ड पार्टी से कंस्ट्रक्ट करवा लेगा, किसी और पर्सन से कंस्ट्रक्ट करवा लेगा, या अगर उसकी खुद की एजेंसी है उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करवा लेगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या है, अब उसको ब्रीच की वजह से जो भी कोई एक्सपेंसेस अगर उसके ज्यादा लगे हैं या कॉस्ट ज्यादा उसको देनी पड़ रही है, वॉट एवर, तो ही कैन रिकवर दैट एक्सपेंसेस, दैट कॉस्ट फ्रॉम द पार्टी who is committing the
ब्रीच। इज इट क्लियर? ये क्लॉज 1 था। नाउ क्लॉज 2 क्या कहता है कि यहाँ पे आपको नोटिस देना है। नोटिस किसको देना है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट किसी और पार्टी से परफॉर्म करवाना है, थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवाना है, तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा किसको, जो पार्टी ने ब्रीच कमिट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज। इसलिए नोटिस कितना है, नॉट लेस देन 30 डेज। किस पार्टी को, जिसने ब्रीच किया है, और उसे आप बोलोगे कि अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो, और आप नोटिस में टाइम पीरियड स्पेसिफाई करोगे कि कितने टाइम में आप अपना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो। अगर उसने नोटिस के बाद भी रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, या फिर वो फेल हो गया है, ठीक है, उसने परफॉर्म करने से, वो करना चाहता बट ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म, देन you can get it that same performed from a third party or by his own agency. Is it clear? तो अब यहाँ पे आपका क्या है कि जो आपको पहले जो सबसेक्शन 1 में लिखा है कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की ऑप्शन है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को एक्सरसाइज करने से पहले जिस पार्टी ने ब्रीच किया उसको आप नोटिस दोगे 30 डेज का कि इतने टाइम पीरियड में आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो। अगर उसने मना कर दिया या ही हैज फेल्ड टू डू सो, देन उसमें क्या करना है, दैट यू कैन परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी। देन इसकी अब एक प्रोवाइजो भी है, लुक एट द प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं, पार्टी जो ब्रीच से सफर कर रही है, जैसे इस केस में ए सफर कर रहा था, वो एक्सपेंसेस रिकवर नहीं कर सकते या कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकते जो सब सेक्शन 1 में लिखी गई है, unless he got the contract performed from a third party or by his own agency। तो जो सब क्लॉज 1 में, सॉरी क्लॉज 1 सब सेक्शन 1 में आपको इन्होंने लिखा था ना कि जो आप एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हो, कोई भी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो जो कि आपको आपने सफर किया है उस पार्टी की वजह से जिसने ब्रीच कमिट किया है, लेकिन सब सेक्शन 2 में उन्होंने प्रोवाइजो बना दी कि आप तभी वो कॉस्ट रिकवर कर सकते हो अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से या अपनी ओन एजेंसी से आपने परफॉर्म करवाया है, तभी आपको वो एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हो आप। इज इट क्लियर? सी द लैंग्वेज ऑफ सबसेक्शन 2। No substituted performance of contract under subsection 1 shall be undertaken unless the party who suffers such a breach has given a notice in writing of not less than 30 days to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so, he may get this same performed by a third party or by his own agency. Is it clear? Next proviso क्या है, that the party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and the cost under subsection 1 unless he got the contract performed from a third party or his own agency. Is it clear? Next clause 3 देखो अब आप, clause 3 क्या कह रहे हैं, where a party, यहाँ पे अब पार्टी है आपकी वो सफर कर रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लिया है या अपनी ओन एजेंसी से परफॉर्म करवा लिया नोटिस देने के बाद, नोटिस देने के बाद उन्होंने परफॉर्म करवा लिया है, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते उस पार्टी के अगेंस्ट जिन्होंने ब्रीच कमिट किया था। क्योंकि एग्जांपल्स एक्सप्लेन करती हूँ। अभी यही एग्जांपल ले लो जो हमने पहले लिया था, ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ने घर कंस्ट्रक्ट करवाना था तो वो बी से करवाना था। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड क्लॉज का क्या है आपका कि थर्ड क्लास क्या कह रहे हैं कि वेयर पार्टी वॉज सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर उन्होंने अपना परफॉर्म, अब ए है यहाँ पे, ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सफर कर रहा था क्योंकि बी ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया था, तो यहाँ पे ए है, ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट अगर थर्ड पार्टी से या अपनी ओन एजेंसी से परफॉर्म करवा लिया है नोटिस देने के बाद अंडर सबसेक्शन
वन तो वो बाद में ये नहीं कहेगा, घर कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद ये नहीं कहेगा कि भाई अब बी से ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर नहीं कर सकता बी के अगेंस्ट, इज इट क्लियर? जिस पार्टी ने ब्रीच कमिट किया था उसके अगेंस्ट वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो दिस इज सेक्शन सबसेक्शन 3, क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्म कैसे करवा सकते हैं जब एक बार उन्होंने घर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, वही सेम घर वो कैसे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं उसी पार्टी से, इज इट क्लियर? तो वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देंगे अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। Where the party suffering breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency। अब वहां पे ए ने सी से घर कंस्ट्रक्ट करवा लिया, और कब करवाया था? पहले उसने बी को नोटिस दिया था कि अपना कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, लेकिन उसने नहीं किया तो उसने थर्ड पार्टी से कॉन्स्ट्रक्ट करवा लिया था। तो ही यहाँ पे कौन रहेगा? ए shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach। ब्रीच किसने कमिट किया था? बी ने। तो वहां पे वो स्पेसिफिक बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सबसेक्शन 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल prevent the party who has suffered breach of contract from claiming compensation from the party in breach। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्लॉज आपका क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 20 है वो कॉम्पनसेशन मांगने से नहीं रोकता आपको। कॉम्पनसेशन आप मांग सकते हो, ठीक है, वहां पे कोई बार नहीं है सेक्शन 20 में कि आप कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकते हो। See, nothing in this section shall prevent the party who has suffered the breach of contract from claiming compensation from the party in breach। Is it clear? अब यहाँ पे ए है, ए बी से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, तो सेक्शन 20 उस पर कोई रोक नहीं लगाता कि यू कैन नॉट आस्क फॉर दी कॉम्पनसेशन। इज इट क्लियर? सो दिस वाज सेक्शन 20। नेक्स्ट क्या है? अब देखो अमेंडमेंट से ये पूरा का पूरा सेक्शन अमेंड हो गया है। सेक्शन 20, सेक्शन 20 जो पहले था वो टोटली मैंने आपको बताया था क्या था, दैट वाज रिगार्डिंग दी, जस्ट अ मिनट आई एम शोइंग यू हियर। डिस्क्रिशन एज टू डिक्रीइंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन थी कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री दे रहे या नहीं दे रहे, टोटली डिस्क्रिशनल पावर थी। तो ये सेक्शन 20 था, लेकिन अमेंडमेंट से बिल्कुल ये चेंज हो गया है आपका। अब सेक्शन जो 20A 20B और 20C ऐड हुए हैं अमेंडमेंट से, इज इट क्लियर? थ्रू 2018 अमेंडमेंट 3 सेक्शंस ऐड हुए हैं आपके, सेक्शन 20A, सेक्शन 20B एंड सेक्शन 20C। तो ये किसके बारे में बात करते हैं? जो सेक्शन 20A है आपका, इट टॉक्स अबाउट दी contracts which are related to infrastructure project। Is it clear? Which are related to infrastructure project। See, special provisions for the contracts relating to infrastructure project। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके कौन से होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके होते हैं जैसे कोई आप हाईवेज कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, कोई रोड्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे क्लॉज 1 देखो, सेक्शन 20A का सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पे इंजंक्शन नहीं ग्रांट होगी आपको। कोर्ट कहीं भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा। अगर कोई सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट किया है, उसमें इंजंक्शन नहीं मिलेगी, कोर्ट नहीं ग्रांट करेगा। ये मैंडेटरी है कि कोर्ट नहीं ग्रांट करेगा इंजंक्शन। और वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में? जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स है, वहां पे बिल्कुल भी इंजंक्शन नहीं मिलेगा। एंड दिस इज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। इज इट क्लियर? सी वर्डिंग देखो इसकी लैंग्वेज आप, no injunction shall be granted by a court in a suit under this act involving a contract relating to an infrastructure project specified in the schedule, where granting injunction would cause impediment or delay in the progress or completion of such infrastructure project। अब कहाँ पे नहीं मिलेगा आपको इंजंक्शन? जहाँ पे इंजंक्शन की वजह से, अगर इंजंक्शन ग्रांट होता है वहां पे कोई
इम्पेडिमेंट कॉज हो रहा है, कोई डिले कॉज हो रहा है, इज इट क्लियर? इम्पेडिमेंट कॉज हो रहा है, डिले कॉज हो रहा है, वहां पे आपको बिल्कुल भी क्या नहीं मिलेगा, इंजंक्शन ग्रांट नहीं मिलेगी। और अगर सपोज की प्रोग्रेस काम की प्रोग्रेस में डिले हो रहा है वहां, और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा है, तो वहां पे भी आपको क्या नहीं मिलेगा, वहां पे भी इंजंक्शन नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखिए आप, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मीनिंग बताया है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मीन्स द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जो रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज, रोड्स, बिल्डिंग, और ये शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट क्लॉज 2 देखिए 20A का। क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए इसका जो मेन सेक्शन 20A का सब सेक्शन 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इज इट क्लियर? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 1। लेकिन अब ये सब सेक्शन 2 और 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि इसमें है क्या। तो सेंट्रल आपको जितने भी क्वेश्चन ज्यादातर आए हुए हैं 20A क्लॉज 1 में से आए हैं। तो देखिए सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में depending upon the requirements of for development of infrastructure projects, central government may depending upon the requirements for the development of infrastructure project, and if it considers necessary or expedient to do so by notification in the official gazette, amend the schedule relating to any category of projects or infrastructure subsectors। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मे यूज हो गया यहाँ पे, तो डिस्क्रिशनरी पावर है, और ये डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट पे। अगर उन्हें वो सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी समझते हैं या उन्हें लगता है कि ये करना चाहिए, इट इज एक्सपीडियंट, तो वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई करेंगे और शेड्यूल को अमेंड कर सकते हैं, और विच शेड्यूल विच इज रिलेटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स और कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स, उनको अमेंड कर सकते हैं बाय गिविंग नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। सब सेक्शन 3 देखिए, अब आपका सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है, एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन इस एक्ट के अंडर, मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर नोटिफाई किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दी है, दैट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल इट इज इन सेशन। ठीक है, जब दोनों हाउसेस सेशन में है तो दोनों हाउसेस के सामने वो नोटिफिकेशन लाई जाएगी, और कितने डेज के लिए, total period of 30 days, total period of 30 days के लिए लाई जाएगी, and which may be comprised in one session, in two or more successive sessions। कितने भी सेशंस हो सकते हैं। सो सेशन की एक्सपायरी से पहले, इमीडिएटली सेशन की एक्सपायरी से पहले, फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन अफोरसेड, जो दोनों हाउसेस हैं वो उस जो मॉडिफिकेशन आई है, जो चेंजेस आए हैं नोटिफिकेशन में, उसके साथ अग्री करते हैं, और दोनों हाउसेस वो नोटिफिकेशन से एग्री कर रहे हैं, शुड नॉट बी मेड, notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. However, that any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that notification। तो आपको सबसेक्शन 2 और 3 में क्या बताया है, 2 में क्या कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कुछ नोटिफाई करना है, वो क्या करेंगे, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेंगे और अमेंड कर देंगे शेड्यूल। लेकिन और सबसेक्शन 3 में क्या कह रहे हैं कि दोनों हाउसेस के सामने आपको वो अमेंडमेंट जो हुई है, शेड्यूल है, वो आपको जो नोटिफिकेशन है वो दोनों हाउसेस के सामने लाई जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसमें आपका 20A में सिर्फ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सबसेक्शन 1। अब नेक्स्ट देखिए सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है आपका, सॉरी 20B क्या कह रहा है। 20B जो ऐड हुआ है 2018 अमेंडमेंट से, वो क्या कह रहा है, इट टॉक्स अबाउट द स्पेशल कोर्ट्स। इज इट क्लियर? तो इट टॉक्स अबाउट द स्पेशल कोर्ट्स। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की बात आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके,
जो हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस है उनके साथ कंसल्ट करके वो ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कर देंगे, पब्लिश करवा देंगे कि सिविल कोर्ट्स की, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जो सिविल कोर्ट्स हैं, एक सिविल कोर्ट या एक से ज्यादा सिविल कोर्ट्स हैं, उन्हें स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे। लेकिन किसके साथ कंसल्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट? पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेगी, ताकि वो जो सिविल कोर्ट्स है वो स्पेशल कोर्ट्स एक्सरसाइज कर सके विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया टू एक्सरसाइज jurisdiction and to try a suit under this act in respect of the contracts relating to infrastructure projects. तो वो जो सिविल कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट्स है, वो क्या काम करेंगे? जो भी सूट्स रिलेटेड है, सूट्स फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसके साथ रिलेटेड है? विच आर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो उनमें आपका क्या है, उनके साथ वो डील कर सके। सी, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाने के बाद क्या है कि क्या करेंगे? वो सिविल कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स बना देंगे, और वो स्पेशल कोर्ट्स का काम क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ रिलेटेड है उनको, उनके उसमें काम करेंगे, जो सूट्स होंगे उनके रिलेटेड फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट 20C क्या कह रहा है? expeditious disposal of suits. Expeditious disposal of suits means अब CPC में जो लिखा है उसको छोड़ के, विदाउट टचिंग द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, वो कह रहे हैं इस एक्ट के अंडर भी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर, अगर कोई भी सूट फाइल किया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वो कितने टाइम पीरियड में डिस्पोज किया जाएगा? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और ये 12 मंथ्स कब से काउंट होंगे? जब से सर्विस ऑफ समन्स सर्व हुए हैं डिफेंडेंट को, तब से 12 महीनों के अंदर अंदर आपको ये कोर्ट्स को ये सूट डिस्पोज ऑफ करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? सी, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द Code of Civil Procedure 1908, a suit filed under the provisions of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant. अब proviso क्या कह रहा है इसका? Provided that the said period may be extended for the further period not exceeding 6 months in aggregate after recording reasons in writing for such extension by the court. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर टाइम पीरियड 12 मंथ्स का एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए? ओनली फॉर 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं एक्सटेंड होगा इन एग्रीगेट। और वो भी कब एक्सटेंड होगा? रीजंस को रिकॉर्ड करना है राइटिंग में कि ये एक्सटेंशन कोर्ट क्यों दे रहा है, वेदर देयर इज कोर्ट सेटिस्फाइड हुआ है जिस वजह से वो रीजन एक्सटेंड कर रहा है टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? सो दिस वाज रिगार्डिंग सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या है? पहले तो आपका जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 20 आपका क्या बात कर रहा है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन जो 3 आपके ऐड हुए हैं 2018 से 20 है, क्या कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिलेटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके रिगार्डिंग देयर आर सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस। फिर 20B आपकी स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है। देन 20C क्या कह रहा है कि जो डिस्पोजल ऑफ सूट्स है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो विद इन 12 मंथ्स हो जाने चाहिए। टाइम पीरियड एक्सटेंड अगर होगा वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी उसके लिए कोर्ट को रिकॉर्ड रीजंस राइटिंग में देनी पड़ेंगे कि वो टाइम पीरियड क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट अंडर सेक्शन 20? Next is section 21. Now 21, it talks about power to award compensation in certain cases. Is it clear? Power to award compensation in certain cases. ये भी अमेंड हुआ है, बट ये बहुत छोटा सा इसमें अमेंडमेंट आया है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या अमेंडमेंट है। Just hold on guys. देखिए, power to award compensation in certain cases.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ केसेस में कोर्ट के पास पावर होती है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे अमेंडमेंट क्या हुई है, वो पहले फर्स्ट क्लॉज में ही हुई है, ये सब सेक्शन 1 में ही अमेंडमेंट हुई है। और वो अमेंडमेंट क्या है, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट plaintiff may also claim compensation of for its breach. Is it clear? कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में अब वो क्या है, प्लेंटिफ है जो जिसने सूट फाइल किया है फॉर द ब्रीच, वहां पे वो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर रहे हैं तो वहां पे वो कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। मे प्लेंटिफ में आल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच। अब पहले 1963 के एक्ट में क्या था, either in addition to or in substitution of such performance। लेकिन अब 2018 अमेंडमेंट से क्या आ गया है आपका, सिर्फ आपका ये आ गया है in addition to such performance। is it clear? that is in addition to such performance आ गया अब आपका। In a suit for specific performance of a contract, plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance। Is it clear? In addition to such performance। यहाँ पे देखिए आपको just see, यहाँ पे अमेंडमेंट देखिए, सेक्शन की अमेंडमेंट हो रही है सेक्शन 21 की। In section 21 of the Principal Act in subsection 1, for the words either in addition to or substitution of, words in addition to shall be instituted। ठीक है, उन words की जगह सिर्फ क्या आ गया, in addition to। क्लियर? सो यहाँ पे अब आपका क्या है कि पहले क्या था, इन एडिशन टू और इन सब्सटीट्यूशन ऑफ, लेकिन सिर्फ अब सब्सटीट्यूशन को हटा दिया है और क्या आ गया है, इन एडिशन टू। इज इट क्लियर? तो अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट कर रहे हो तो वहां पे आप कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हो इस ब्रीच के लिए। नेक्स्ट क्या है, इफ एनी सच सूट, अगर कोर्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलनी चाहिए, नहीं ग्रांट होगी, ठीक है, कोर्ट ने डिसाइड किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना देने के लिए, तो वहां पे क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज के बीच में ब्रीच हुआ था, ठीक है, डिफेंडेंट ने ब्रीच किया था, तो वहां पे प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगी। कोर्ट ने अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया है तो वहां पे प्लेंटिफ को, जो डिफेंडेंट की वजह से ब्रीच हुआ है, सफर कर रहा है वो ब्रीच से, उस ब्रीच के लिए प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन मिलेगा। और कॉम्पनसेशन कितना होगा, वो अकॉर्डिंगली, वो जितना उसको नुकसान हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगी। थर्ड क्लॉज देखिए क्या है, अब अगर कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया है, किसी ऐसे सूट में कोर्ट ने डिसाइड किया है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट होगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लेंटिफ को मिलेगी, बट वहां पे क्या है, वो सफिशिएंटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो जस्टिस ऑफ द केस, केस को जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं किया है, तो वहां पे क्या है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं। प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है, और कॉम्पनसेशन कितनी मिलेगी, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब देखिए आप लैंग्वेज देखिए, इफ इन एनी सूट, if in any such suit the court decides that the specific performance ought not to be granted, but there is a contract between the parties which has been broken by the defendant। इसलिए ये बताया था मैंने आपको कि अगर वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुई है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के बीच में और वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया डिफेंडेंट ने, then plaintiff is entitled to compensation for that breach। It shall award him such compensation accordingly। नेक्स्ट क्या है, if in any such suit court decides that the specific performance ought to be granted, ठीक है, अगर मिल रही है बट वो सफिशिएंट नहीं है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सफिशिएंट नहीं है सेटिस्फाई करने के लिए, केस को जस्टिस देने के लिए, तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा, सम कॉम्पनसेशन, सम मींस कुछ थोड़ी सी कॉम्पनसेशन भी उस ब्रीच के लिए वो अलाउ कर देंगे प्लेंटिफ को, वो कॉम्पनसेशन भी डिफेंडेंट को पे करनी पड़ेगी, और जब कितना होगा, इट शैल अवॉर्ड हिम सच कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्या है आपका,
इन डिटरमाइन, फोर्थ क्लॉज देखिए क्या है, जब अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन डिटरमाइन कर रहे हो, या जब आप कॉम्पनसेशन डिटरमाइन कर रहे हो कि कितनी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, कैलकुलेट कर रहे हो इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 21 के अंदर, तो कोर्ट कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फॉलो करेगा। वहां पे आपको क्या बताया है सेक्शन 73 में कि कितने में किस तरह से डैमेज आप कैलकुलेट करोगे, कौन से डैमेजेस आपको मिलेंगे, तो वो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्लॉज 5 क्या कह रहा है, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 सेज कि कोई भी कॉम्पोजिशन है, नो कोई भी कॉम्पोजिशन इस सेक्शन के अंडर, सिर्फ सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं, नहीं मिलेगी कब तक, जब तक प्लेंटिफ ने कॉम्पोजिशन क्लेम नहीं किए प्लेंट में। इज इट क्लियर? सबसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ के एक्ट के अंडर अगर आपको केस इंस्टीट्यूट करने हैं तो कौन सा सिविल प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, जो सीपीसी में दिया गया है। तो सीपीसी में हमें यही दिया गया, जब भी आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो तो वहां पे प्लेंट फाइल करते हो, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नो डाउट यहाँ पे सेक्शन 21 में कॉम्पोजिशन के लिए बोला है, लेकिन कॉम्पोजिशन आपको तभी ही मिलेगी जब आपने प्लेंट में मेंशन किया है, प्लेंट में आपने प्लेंटिफ ने कहा है कि मुझे कंपनसेशन भी चाहिए। Is it clear? So provided that where the plaintiff has not claimed, पहले मेन सेक्शन देखो, no compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his claim. अब यहाँ पे प्रोवाइजो आ गया, प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं कि where the plaintiff has not so claimed, जहां पे अगर प्लेंटिफ ने पहले अपने प्लेंट में नहीं क्लेम किया है कॉम्पनसेशन का, तो कोर्ट शैल, इसलिए कोर्ट शैल किस प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, प्लेंटिफ को कह सकते हैं कि अपनी प्लेंट को अमेंड करो उन सच टर्म्स जो कि जस्ट होनी चाहिए, और उसमें वो अपना क्लेम इंक्लूड कर सकते हैं कॉम्पनसेशन। क्लियर? तो ये बहुत इजी सेक्शंस हैं आपके। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन देखिए, अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहे हैं कि circumstances that contract is incapable of specific performance, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया है कि अब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं कर सकते हो, तो वहां पे क्या है, कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं किया जाएगा कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करे। ही कैन एक्सरसाइज हिज ज्यूरिसडिक्शन जो कि सेक्शन ने दी गई है। फॉर एग्जाम्पल है कि जैसे ए ने, एक परचेजर था, उसने बी के अगेंस्ट, जो कि सेलर था, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया था कि बी को बोला जाए वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए फॉर द सेल ऑफ पेटेंट। और इस सूट को हेयर करने से पहले ही पेटेंट एक्सपायर हो गया था, तो कोर्ट इस केस में, यहाँ पे पेटेंट एक्सपायर हो गया तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो नहीं सकती है, इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा कि बी से कहा कि ए को कॉम्पनसेशन दे दो फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर जरूरी उन्हें लगता है तो वो प्लेंट अमेंड करने के लिए कह सकते हैं। इज इट क्लियर? सो ये आपका सेक्शन 21 था। सी अब इसके रिगार्डिंग हम सेक्शन 21 जो है, सेक्शन 21 के रिगार्डिंग लेट अस सी सम ऑफ द केस लॉज। Just a minute, guys. Hold on. सी फर्स्ट आप साइटेशन नोट करिए, जया सेन, जया सेन वर्सेस सुजीत कौर सरकार, जया सेन वर्सेस सुरजीत कौर सरकार। अब यहाँ पे इसके साइटेशन क्या है, AIR 1998, कैलकाटा 288, AIR 1998, कैलकाटा 288। अब यहाँ पे क्या है आपका जो ये सेक्शन है, ये जो केस लॉ है, इट इज रिगार्डिंग दी फर्स्ट क्लॉज। देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या था, जहां पे उन्होंने कहा है कि प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है इन एडिशन टू दी परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के एडिशन में उन्हें
कॉम्पनसेशन भी मिल सकती है। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि पार्टीज हैं, दे आर बाउंड बाय देयर प्लीडिंग्स, पार्टीज हमेशा अपनी प्लीडिंग से बाउंड है और वो अवार्ड को भी दे कैन बी अवॉर्डेड, पार्टीज को अवार्ड भी मिल सकता है ओनली सच अगर उस प्लेन उन्होंने अपना रिलीफ क्लेम किया है, इज इट क्लियर, अगर रिलीफ प्लेंट में क्लेम किया है। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस केस में जो प्लेंटिफ ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला था, इज इट क्लियर कि वहां पे देयर वाज अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रीमिसेस, तो उन्होंने वहां पे सिर्फ कॉम्पनसेशन भी क्लेम की थी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50,000, इज इट क्लियर, 50,000 तक उन्होंने अपनी कॉम्पनसेशन भी क्लेम की थी अपनी प्लेन पे। अब वहां पे क्या सब्सिक्वेंटली उन्होंने इंटरेस्ट भी क्लेम किया, इज इट क्लियर, इंटरेस्ट भी क्लेम किया, बाद में क्लेम किया था कि जो बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट पड़ा है उस पे उन्होंने इंटरेस्ट क्लेम किया और वो इंटरेस्ट उन्होंने क्लेम किया था 2,34,000 का। यहाँ पे हेल्ड, अभी इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो रिलीफ है वो कब प्लेंटिफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो इट वाज हेल्ड दैट रिलीफ टू बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ, और वो कितना मिलेगा, दैट इज लिमिटेड टू द क्लेम जो उन्होंने प्लेंट में किया था, और प्लेंट में उन्होंने कितना क्लेम किया था, 50,000 का किया था। तब यहाँ पे कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बस उन्हें वो डैमेजेस ग्रांट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 ओनली। सो कोर्ट है इनमें, यहाँ पे वो ऑर्डर्स नहीं पास कर सकते हैं, could not pass the order which are inconsistent with or contrary to the claim made in the claim. Is it clear? So it was further held that having made his claim under the special statute specific relief act, plaintiff could not rely only on any other statute for any other further relief. Is it clear? वहां पे कोई और relief में वो नहीं लाई कर सकते। Next case law, write down the citation. जामिला खातून वर्सेस राम निवास गुप्ता, जामिला खातून वर्सेस राम निवास गुप्ता, साइटेशन है AIR 1998 इलाहाबाद 138, AIR 1998 इलाहाबाद 138। इस केस में क्या था कि जो एग्रीमेंट हुआ था कुछ प्रॉपर्टी सेल करनी थी, एग्रीमेंट हुआ था फॉर द सेल ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी सेल करनी थी, डिफेंडेंट ने सेल करनी थी प्लेंटिफ को, इसलिए डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सेल करनी थी। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए कॉन्ट्रैक्ट का, और ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी उन्होंने कहा था, ऑल्टरनेटिव रेमेडी भी मांगी थी कि उनके जो अर्नेस्ट मनी है, इसलिए उनके जो अर्नेस्ट मनी है उसको भी रिफंड किया जाए, इसलिए जो उन्होंने अर्नेस्ट मनी पे किए थे विद डैमेजेस वो भी वापस किया जाए। दोनों चीजें मांग ली है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग ली है, साथ में उन्होंने कॉम्पनसेशन भी मांग ली है। सो यहाँ पे क्या था, अब सूट प्लेंटिफ ने जब सूट फाइल किया था वहां पे इनऑर्डिनेट डिले हो गया था, देयर वाज सम डिले, इज इट क्लियर, so there was some inordinate delay in filing of the suit by the plaintiff, so suit was filed within the limitation period। यहाँ पे क्या कहा था उन्होंने कि जो सूट है वो नो डाउट इट वाज फाइल्ड विद इन द लिमिटेशन पीरियड, बट देयर वाज सम डिले, इनऑर्डिनेट डिले हो गया था। वहां पे उस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि यहाँ पे कंसिडरेबल डिले हुआ सूट को प्रेजेंट करने में विदाउट एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द सेम, सो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी प्लेंटिफ को। सो प्लेंटिफ को सिर्फ क्या कहा गया था कि ही वाज अलाउड, और जो उन्होंने ऑल्टरनेटिव रिलीफ मांगा था कि मेरा अर्नेस्ट मनी के क्यों रिफंड किया जाए, साथ में इंटरेस्ट उसका रिफंड किया जाए एट 9% पर एनम फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द सूट अलोंग विद द डैमेजेस, जो उनको डैमेजेस नुकसान हुए सिर्फ वही मिलेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये जो आपका केस लॉ है इट वाज ऑन दी सेकंड क्लॉज, जहाँ पे ये कहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं, कोर्ट को लगता है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन वहां पे कोर्ट क्या है कॉम्पनसेशन दे देगा, इसलिए तो इसमें भी वहां पे उनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिली थी, सिर्फ कॉम्पनसेशन ही मिली थी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ देखिए, तो ये आपके हमने जो केस लॉ किए हैं 21(1) और 21(2) के लिए किए हैं, इज इट क्लियर? नेक्स्ट आप केस लॉ देखो 21(4) के लिए, देखो 21 क्लॉज 4 का देखिए आप, क्लॉज 4 के लिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा है कि कॉम्पोजिशन जब डिटरमाइन करनी है अकॉर्डिंग टू 73 करनी है। यहाँ पे अब क्या था आपका
Kamalkant versus Rajendra Kumar. Kamalkant versus Rajendra Kumar, 2004, 2004 AIC 785, AIC 785 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. अब इसमें क्या था कि यहाँ पे जो ये था, आपको कोर्ट ने ऑल्टरनेटिव रिलीफ की पावर दे रखी है, कोर्ट को पावर दे रखी है कि वो ऑल्टरनेटिव रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं, दैट इज डिक्री ऑफ कॉम्पनसेशन टू दी प्लेंटिफ. इज इट क्लियर? अगर उन्हें लगता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंडेंट ने, तो वहां पे उन्हें साथ में वो कॉम्पनसेशन भी दे सकते हैं. तो वहां पे क्या है, सच रिलीफ कुड नॉट बी ग्रांटेड. यहाँ पे क्या था कि वो रिलीफ नहीं ग्रांट हुआ था अगर वहां पे स्पेसिफिकली क्लेम नहीं किया जाएगा. इज इट क्लियर? सो कोर्ट्स को एम्पावर किया है, परमिट किया गया, पावर दी गई है कि वो प्लेंटिफ को परमिट कर दे, प्लेंटिफ को अलाउ कर दे to suitably amend the plaint at any stage of the case. So जो ट्रायल था, ऑर्डर कोर्ट, सॉरी ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने अमेंडमेंट को रिफ्यूज किया. दैट वाज erroneous and illegal. Is it clear? That was erroneous and illegal. Is it clear? नेक्स्ट केस लो, सुखदेव कौर वर्सेस होशियार सिंह. सुखदेव कौर वर्सेस होशियार सिंह, AIR 2004 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 178. सुखदेव कौर वर्सेस होशियार सिंह, AIR 2004 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 178. अब इस केस में क्या हुआ था, दिस केस वाज रिगार्डिंग दी power of the court regarding grant of compensation on account of known performance of contract. तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट था, यहाँ पे डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट he was guilty of extracting sum of ₹50,000 from plaintiff. Is it clear? वो गिल्टी थे, क्यों? क्योंकि उन्हें 50,000 रुपए प्लेंटिफ से एक्सट्रैक्ट कर लिए थे बाय द वे ऑफ अर्नेस्ट मनी. और वहां पे जो देयर वाज एन एग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्ट कर रहा था, एग्रीमेंट टू सेल था प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में. सो डिफेंडेंट ने एग्री किया था कि वो डबल अमाउंट पे करेंगे अर्नेस्ट मनी का अलोंग विद द इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट क्या था, 12% पर एनम टू द प्लेंटिफ. और अगर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो वो अर्नेस्ट मनी भी वापस कर देंगे और इंटरेस्ट रेट भी वापस कर देंगे साथ में. तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे उन्होंने प्रेज्यूम किया, जो पार्टीज थे जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हो रहे थे, जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था, तब उन्हें पता था, तब उन्हें ये पता था कि प्लेंटिफ वो लॉस सफर कर सकता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो प्लेंटिफ को डार्क कंडीशन में रखा गया था, अंधेरे में रखा गया था उनके पहले वाले एग्रीमेंट से. सो उन्होंने क्या है, ही हैड सफर. सो तो उसको प्लेंटिफ को सफर करना पड़ा था क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ. तो इस केस में जो प्लेंटिफ था, ही वाज इंटाइटल्ड टू द रिकवरी ऑफ डबल अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी. जितना उन्होंने अर्नेस्ट मनी दिया था उसका डबल अमाउंट उसने पे करना था डिफेंडेंट को. उसको जो कॉम्पनसेशन मिली है वो कितनी मिली है, डबल ऑफ द अर्नेस्ट मनी अलोंग विद 12% इंटरेस्ट एज agreed. Is it clear? So this was regarding section 21. Any doubt guys regarding section 21? Any doubt? Okay, then we are starting the class again.